नमस्कार, स्वागत है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में, जहां हम बात करेंगे अब सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। हमने आपके साथ अभी तक 5 एपिसोड साझा किया है और आज के इस 6th एपिसोड में हम सैम्पलिंग टेक्निक्स पर बात करेंगे और अपने जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पहिया है, गाड़ी है, उसे आगे ले चलेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहेंगे किसे। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि व्हाट इज, कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग किसे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास एक जवाब, ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए जो कि साइंटिफिक हो। तो आप कह सकते हैं सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, इवेंट्स और आइटम्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन। बहुत सिंपल भाषा में और इसको कहे तो हिंदी में कई ऐसे उत्कृष्ट नाम हैं जैसे कि निदर्श, प्रतिदर्श, है ना, या आप इसको और सरल में हिंदी में जानना चाहते हैं तो आप नमूना कह सकते हैं। नमूना या नमूनाकरण कहा जाता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक ऐसी पद्धति है, प्रक्रिया है, प्रणाली है जहां पर हम चुनते हैं एक कुछ लोगों के, व्यक्तियों के समूह को या किसी कुछ कार्यक्रमों को या फिर कुछ वस्तुओं को बड़े पॉपुलेशन में। उदाहरण स्वरूप एक कमरे में 50 लोग हैं और 50 हैं पुरुष और 50 एक ही काम के आए हुए हैं, 50 का ध्येय एक ही है। तो आपको उसमें से अगर थोड़ा सा एज गैप है तो उसके आधार पर 1 1 2 2 3 3 4 4 चुनना है। मतलब 5 6 से आप बात करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ भीड़ किस चीज के लिए इकट्ठा है। ठीक यही होता है सैम्पलिंग। और अच्छा उदाहरण जो कि आपको आपके कह सकते हैं टीचर्स, प्रोफेसर्स देते होंगे कि एक चावल आपने चढ़ाया और चावल अब पका कि नहीं पका, पूरा चावल तो निकाल के नहीं देखते हैं, 1 2 चावल निकालते हैं और उसी नमूने से हम ये तय कर लेते हैं कि हमारा जो चावल है वो अब पक चुका है, खाने लायक स्थिति में वो चावल आ चुका है। करेक्ट? तो यही होता है सैम्पलिंग। और ये सैम्पलिंग कोई नई चीज नहीं है। ये चावल हमारे दादा दादी, मम्मी पापा सब लोग सदियों से पकाते आ रहे हैं और इसी तरह चुनते आ रहे हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे में फल पका कि नहीं पका 1 2 फल से पता किया जाता है। और आपको प्रैक्टिकल कई उदाहरण, आप कुछ चीजों को देख के, मान लीजिए कि कुछ कपड़ा है आपका, कहीं आपने सूखने के लिए दिया है, वो सूखा कि नहीं सूखा, जहां सबसे मोटा परत है उसको देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं पूरा कपड़ा सूख गया है ना। अब सवाल आता है कि व्हाई सैंपल, क्यों जरूरी है सैंपल का या सैंपलिंग करने की? तो सैंपलिंग करने की जरूरी या फिर सैंपल का जरूरी इसलिए है, अगर आप एंटायर पॉपुलेशन को अगर आप कहीं ना कहीं लेने जाएंगे एज ए सैंपल या एंटायर पॉपुलेशन का आप अध्ययन करेंगे तो एक तो टाइम जाएगा, कॉस्ट आपको ज्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिकल जो आपको चार्जेस है वो बढ़ जाएगा और आपके पास डेटा जो है अनकंट्रोल या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा जिससे कि आप उसको कहीं ना कहीं एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक सही चूज किया हुआ सैंपल आपको अलाउ करेगा एज ए रिसर्चर कि आप जो फाइंडिंग्स है उसको जनरलाइज करके उस पॉपुलेशन के पर बता सकते हैं। तो सैंपलिंग सिंपली आपको एक वेल चूज सैंपल एलाइज करता है रिसर्चर को जनरलाइज फाइंडिंग्स टू द पॉपुलेशन। ठीक है, इसीलिए सैंपल जरूरी होता है। आप जहां पूरे समुंदर की गहराई नापने जाएंगे उससे बेहतर है कि आप कुछ कुछ जगहों पर जाके गहराई नाप सकते हैं, 1 1 किलोमीटर पे, 2 2 किलोमीटर पे। तो आपकी जो समुद्र की गहराई की आप का अध्ययन करना चाह रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं आपसे, क्योंकि उदाहरण बेहद जरूरी है आपको और विस्तार से समझाने के लिए, तो आपको इस सामने एक उदाहरण में रखना चाहूंगा। अभी तक तो मैंने आपको चावल और ये तमाम तरह की चीजों को उदाहरण दिया ही है, कुछ और भी उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का सर्वे करना है। ठीक है, उस स्टूडेंट कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके हैबिट्स का तो सर्वे करना है। तो क्या करेंगे आप, 200 स्टूडेंट को पकड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, फैकल्टी से, अलग अलग फैकल्टी, 200 को पकड़ लिया आपने। वहां पर 2000 स्टूडेंट्स है तो 2000 को करेंगे तो ज्यादा वो लगेगा। तो 200 से अलग अलग फैकल्टी से
अलग अलग बैकग्राउंड्स आप कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं, जो जनरल एससी एसटी ओबीसी है। दूसरा आप इकोनॉमिकली वाइज बांट सकते हैं। तीसरा आप एरिया वाइज बांट सकते हैं, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ट्राइबल एरिया से कैसे कहाँ से कौन कौन लोग आते हैं। तो इससे आपको पूरे यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट का हैबिट है वो आपको एक आइडियल मिल जाएगा। ध्यान रहे, कभी भी कोई भी सैम्पलिंग मेथड 100% ये दावा नहीं करता है कि हाँ यही होगा, क्योंकि सैम्पलिंग जस्ट एक प्रोटोटाइप होता है किसी एक पूरे एनवायरनमेंट का, किसी के यूनिवर्स का। ठीक है, अब हम आपके साथ साझा करेंगे कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। तो आपको पता होगा दो तरह के सैम्पलिंग मेथड्स है, पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, सभी के समान रूप में सेलेक्ट होने के या चयन होने के या फिर अध्ययन होने की एक स्थिति या फिर एक आशा या फिर एक कह सकते हैं कि चांस होता है कि सभी का आप कर सकते हैं। इसमें बायसनेस नहीं होता है, इसमें आप प्रीडिफाइंड नहीं करते हैं, रैंडमली जो आपको मिलता है आप उसको करते हैं। जैसे कि की मेथड की अगर मैं बात करूं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, इसमें आप सिलेक्शन बाय चांस होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ड्राइंग नेम्स फ्रॉम ए हैट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक हैट से ड्रॉ करेंगे नेम और जो आएगा आप उसका करेंगे। दूसरा होता है रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहा हूं, अब इसके टाइप्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में, स्ट्रेटा बनाते हैं और रैंडम सैंपल्स को उसमें से टेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेटा कैसे बनाएंगे, एक क्लास है, अब एक क्लास में आपने हाइट वाइज एक ग्रुप लाइन तैयार कर लिया, जेंडर वाइज करवा लिया, या फिर आप कर सकते हैं एरिया वाइज, जैसे मैं कहा था ट्राइबल, रूरल, अर्बन, और उसमें से आप उस अलग अलग स्ट्रेटा जो लाइंस आपने बनाया, इसको स्ट्रेटा बोल रहा हूं मैं, उसमें से आप चूज करते हैं, रैंडम सैंपल्स को आप लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। एग्जांपल और डिटेल में दूं तो सैम्पलिंग इक्वल नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन फॉर अ स्टडी ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपके लिए मैं कहना चाहूंगा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है जिसमें आपको एवरी कह सकते हैं एक नंबर आप चूज कर लेते हैं फ्रॉम लिस्ट और आपको वो आप उसको लेते हैं। सिस्टमेटिक में जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में हर 10वें नंबर पे जो आपका आएगा 1 2 3 4 5 10 उसको आप लेंगे, फिर जो आएगा 20 पे आएगा फिर उसको आप लेंगे। मतलब एवरी nth इंडिविजुअल फ्रॉम ए लिस्ट आप जब लेते हैं तो उसको सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। एक होता है चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हैं क्लस्टर्स में। बेसिकली ये आप किसी ज्योग्राफिकल एरिया टाइप जगहों पे या फिर कुछ बड़े लेवल की चीजों पे, जैसे कि स्कूल या फिर आपको पड़ोसी या फिर कुछ और एरियाज को अध्ययन करना है तो रैंडम क्लस्टर्स को आप चूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल का करना है तो 5 स्कूल को आपको रैंडमली सर्वे करना है। ठीक है, 5 स्कूल्स को आप सेलेक्ट करेंगे रैंडमली और सर्वे करेंगे सभी को। तो आप मान लीजिए 50 स्कूल का पुल लिस्ट है आपके जिला में, आप 5 स्कूल को रैंडमली क्लस्टर वाइज आपने चूज किया और उसका आप सर्वे करते हैं, तो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरे टाइप की सैम्पलिंग मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं उसकी। यहाँ पे सभी के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं, ऐसे कहा जाए नॉट एट ऑल एवरी इंडिविजुअल्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बायसनेस के बेस पे भी देखा जाता है या फिर थोड़ा सा ये यूज ज्यादा इसलिए भी होता है, कई ऐसे रिसर्च है जहां पर आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम इसकी ओर जाते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। की मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग यहाँ पे होता है, आवश्यकता अनुसार आप सैंपल्स को चूज करते हैं, क्योंकि आप जब रिसर्च करते हैं तो देयर इज लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारी चीजें होती है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी सैंपल्स को आप सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस, आपके ईज ऑफ एक्सेस पे ये डिपेंड करता है। मैंने बताया आप इंटरव्यू करते हैं किसी पीपल को नियर बाय मॉल कह सकते हैं, या फिर इंटरव्यू करते हैं किसी लोकप्रिय लोगों को जहां तक आपकी समझ या पहुंच जा सकती है। ठीक है, दूसरा होता है
पर्पजिव सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग में पर्पज उद्देश्यपूर्ण रूप में आप सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप किसी पार्टिसिपेंट को चूज कर रहे हैं एज ए एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड, मैंने कहा ना, तो वो पर्पजिव सैम्पलिंग में आपको आ गया। मतलब आप उद्देश्यपूर्ण रूप से किसी एक का चयन कर रहे हैं और उसको एज ए सैंपल आप अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। तीसरा होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब ये सब इंटरेस्टिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसे कि एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेंट होता है वो रिक्रूट करता है अदर्स को। मान लीजिए कि आपको एक ऐसे खुफिया गिरोह के बारे में जानना है जो कि कुछ सीक्रेट काम्स करते हैं और एक को आप जानते हैं, बाकी को आप नहीं जानते हैं, तो कैसे क्या करेंगे? तो इस मेथड को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, है ना। एक दूसरे के बारे में आपको बताएगा। आप एक के पास गए, आप उससे पूछे कि और कोई है क्या, या वहाँ क्या है, कौन है, क्या है, तो वो उसको फिर वो बताएगा हाँ वहाँ पे वो रहता है, वो तीसरे के बारे में बताएगा। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट होता है जो आपका, वो आपको अदर्स को रिक्रूट करता है, समझे। जो कुछ हिडन पॉपुलेशन हो गया, जैसे अनकाउंटर्ड चीजें हो गए, खासकर शराब के केस में अगर आपको जानना है कि अल्कोहल का कंजम्पशन कहाँ कैसे कौन कौन करा रहा है या गलत तरीके से कौन कौन करा रहा है, तो ये एक से दो जो नेटवर्क होता है ना, उस नेटवर्क को फाइंड आउट करने के लिए, फिर जस्ट लाइक एज ए नेटवर्क बेस्ड जब सैम्पलिंग आपको करना है तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं। चौथा है आपके लिए कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? सैम्पलिंग इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बट सिलेक्शन विद इन ग्रुप इज नॉन रैंडम, ठीक है। इसको आप कोटा में करते हैं। उदाहरण में आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपको 60% अर्बन और 40% रूरल रेसिडेंट को आपको सर्वे करना है उसके डेमोग्राफिक डेटा पे, ठीक है। इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। आपने कोटा में बांट दिया कि आपको एक जगह का पूरा वो करना है, तो आप 60% जो है अर्बन का करेंगे और 40% आप रूरल रेसिडेंट का करेंगे जो डेमोग्राफिक डेटा है। तो सिंपली ये प्रोपोर्शनल होता है आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो विद इन ग्रुप होता है और वो नॉन रैंडम होता है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग में सिंपल चीज है कि ये आप एक कोटा बना लेते हैं कि इस एरिया में हमको करना है, तो इस इतना प्रोपोर्शन में हम इसको करेंगे, इतना प्रोपोर्शन में इसको करेंगे। उसमें रैंडम नहीं होता है, आप खुद से फिर चूज करेंगे, ठीक है। 60% अर्बन को करना है ना, किसको करना है वो हम तय करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। अब मैं आपसे बात करूं कि फैक्टर्स आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं चूज करने के लिए, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक आपके रिसर्च के लिए वैल्यूबल है, यूजफुल है, क्रेडिबल है और रिलायबल है, ठीक है। पहला है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या है, आपको वो देखना है। डिटरमाइन करना है कि वेदर जनरलिटी इज रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। दूसरा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कंसीडर करना पड़ेगा आपका साइज, डाइवर्सिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, कि आपका जो पॉपुलेशन है वो किस खाके में फिट बैठ पा रहा है। तीसरा है रिसोर्स अवेलेबल, टाइम, बजट और टूल्स, ये तीनों आपको देखने होंगे। इसके बेस पे ही आप अपने सैंपल या सैम्पलिंग मेथड्स को चूज करेंगे। चौथा है एक्यूरेसी वर्सेस फिजिबिलिटी, बैलेंस करना है आइडियल मेथड आपको और प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक्यूरेट डेटा भी चाहिए और फिजिबल भी हो आपके लिए, नहीं कि बहुत पेचीदा हो जाए। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो मान लीजिए आप किसी शॉपिंग रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी शॉपिंग हैबिट का एक लार्ज सिटी में, ठीक है। आपका बजट जो है लिमिटेड है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपके लिए बेस्ट होगा अगर बजट लिमिटेड है तो, क्योंकि आप रैंडमली कहीं नहीं जा सकते हैं कि पूरे सिटी में आप कोई भी मॉल चले गए। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इसलिए क्योंकि आपने 4 मॉल चुना और वहां जाके आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपका नियरेस्ट था वो ले लिया। नीड फॉर जनरलिटी के लिए यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपको करना है। अगर आपको जनरलाइज्ड करना है तो आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जाएंगे। आपने 50 मॉल का लिस्ट लिया, उसको स्ट्रेटा में बांट दिया कि ये इस कंपनी के हैं, ये इस तरह के हैं, ये महंगा, ये सस्ता है, उसमें से फिर आप चूज करके जब आप करेंगे तो हो गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग जरूर करते हैं या फिर हो जाता है, उस पर अब हम आपसे साझा कर लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है जो आपको जानना चाहिए जो हो सकता है। पहला, बायसनेस, फेवरिंग सर्टेन ग्रुप्स ओवर अदर, ये होता है, ह्यूमन ग्राउंड है, ह्यूमन नेचर है कि हम ये चीज ले आते हैं। स्मॉल सैंपल साइज रिड्यूस करता है रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, तो सैंपल साइज का जो आप छोटा लेते हैं वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, बायसनेस है। ओवर जनरलाइजेशन, अप्लाइंग फाइंडिंग्स फ्रॉम ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू द एंटायर पॉपुलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इन सबके सॉल्यूशंस की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स को ही आपको यूज करना चाहिए व्हेन पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई उपाय नहीं है, आप बिल्कुल वहां जाइए, क्योंकि आपको वहां पे फिर कंक्लूड भी करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग हमने क्यों नहीं लिया। कैलकुलेट करना है अप्रोप्रिएट सैंपल साइज को बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है, ये आपका। और ट्रांसपेरेंट रहना है आपको लिमिटेशंस के
बिहाफ पे, तभी आपका जो सैम्पलिंग है वो बायसनेस फ्री हो पाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप लोगों के लिए यही है कि आपके अपने रिसर्च के लिए जो आपने अभी तक एपिसोड 5 तक जो सीखा है, और अब एपिसोड 6 में आपके लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड बेस्ट है, कौन सा सैम्पलिंग टाइप के, कौन से सैम्पलिंग सब टाइप आपका रिसर्च के लिए परफेक्ट है, वो आप जरूर हमें बताएं। कुछ भी क्वेरी हो, सजेशन हो, करेक्शन हो, आप हमें 7004459007 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट में हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।